वेलकम एट कॉमर्स क्लासेस। आज हम हाइपोथेसिस के सेकेंड पार्ट में देखेंगे सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, कि कैसे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। सो हाइपोथेसिस मे बी फॉर्मुलेटेड थ्रू अ नंबर ऑफ सोर्सेज। एक हाइपोथेसिस जो होता है उसको हम फॉर्मुलेट करते हैं, उसका आइडिया जो होता है हमें बहुत सारे जगहों से आता है। तो कुछ जो सोर्सेज है उसको हमने ब्रॉडली 7-8 है, उसको हमने डिस्कस करा है। तो फर्स्ट हमारा जो सोर्सेज है वो है पर्सनल एक्सपीरियंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ हिज एंड हर पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई भी पर्सन लड़का और लड़की, क्योंकि हम दोनों कंसिडर कर सकते हैं, तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने माइंड को यूज करके जो है वो सजेस्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स को फॉर द इरेडिक्शन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, कि कुछ जो है सोशल प्रॉब्लम को दूर किया जाए। अपने एक्सपीरियंस जो है पास तो उसको लेके आप कुछ सजेस्ट करते हैं जिससे कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके थ्रू डेवलपिंग अ गुड हाइपोथेसिस, एक अच्छा हाइपोथेसिस को डेवलप करने के। ग्रेटर द रिसर्चर एक्सपीरियंस लीड टू हायर डिग्री ऑफ फॉर्मेशन। जितना अच्छा रिसर्चर होगा उनका एक्सपीरियंस जितना होगा वो लीड करेगा एक हाई डिग्री ऑफ फॉर्मेशन का, एक अच्छा खासा एक अच्छे बेस के साथ एक हाइपोथेसिस फॉर्म करने के लिए। तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी एक तरह का सोर्स करता है, बनता है हमें एक हाइपोथेसिस को डेवलप करने के लिए। सो सेकेंड इज द इमेजिनेशन एंड थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग, कितना क्रिएटिव थिंकिंग है, एंड इमेजिनेशन, किस लेवल तक हम सोच सकते हैं ऑफ अ रिसर्चर। कोई भी रिसर्चर इसका कैसा सोचने की क्या तरीका है, कितना वो घुमा फिरा के 360 डिग्री पे सोचना, कि ऑल राउंडिंग सोचना, तो कितना सोचता है, उसकी इमेजिनेशन पावर कितनी अच्छी है, तो वो कहीं ना कहीं उसको हेल्प करता है, समटाइम्स हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग अ गुड हाइपोथेसिस। Personal ideas and the thinking capabilities of a researcher would lead to a greater number of hypothesis formulation as well as control over the problem. तो एक पर्सनल आइडियाज और थिंकिंग कैपेबिलिटीज जो होते हैं रिसर्चर का, वो हेल्प करता है बहुत सारे हाइपोथेसिस को डेवलप करने का और साथ में जो है उस प्रॉब्लम के ऊपर कंट्रोल करने का। तो हमारा फर्स्ट जो था वो था एक पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड द सेकेंड वन इज इमेजिनेशन एंड थिंकिंग ऑफ अ रिसर्चर, and the third is the culture. So culture is the accumulation of ways of behaving and adoption in a particular place and time. So हमारा कल्चर क्या, इंडियन कल्चर क्या है, तो हम किस इन्वायरमेंट पर है, वहाँ का कल्चर क्या है, तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि वो कैसे वहाँ की चीजें बिहेव करती है या फिर क्या अडॉप्टेड है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब को लेके, तो कुछ एरियाज हैं जैसे कि बिहार वगैरह, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का कुछ ज्यादा क्रेज है, तो वहाँ के कह सकते एक तरह का कल्चर डेवलप है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही करना है। तो एक तरह का वहाँ उस प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस और टाइम पे वहाँ का कल्चर क्या है। इन फ्यूचर में वहाँ के कल्चर में चेंज है कि नहीं, बिजनेस आइडियाज भी अच्छी है, तो वहाँ कल्चर क्या है वो उस टाइप पे भी बेस होता है हमारा hypothesis. While formulating a hypothesis for a problem, culture should be studied. तो जब भी हम हाइपोथेसिस जब हम फॉर्मुलेट करते हैं तो वो जरूरी होता है कि हम जिस सिचुएशन के लिए या जिस चीज के लिए बना रहे हैं वहाँ के कल्चर, उस चीज से रिलेटेड कल्चर को हम डेफिनेटली स्टडी करें। इफ यू वांट टू स्टडी ट्रेंड्स टुवर्ड्स फीमेल एजुकेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया, for this purpose we will study tradition, family system, norms, values, reasons and education system of their area. अगर हम बात करते हैं लड़कियों के पढ़ने का एक ट्रेंड, तो वहाँ पे कल्चर को हम फोकस करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया पे जो है किस तरह का सिस्टम, वहाँ के फैमिली सिस्टम क्या, क्या कंजर्वेटिव माइंड है, क्या वही ओल्ड थिंकिंग उनकी चल रही है कि लड़कियाँ, वो कहते हैं ना बॉयज आर एसेट्स एंड गर्ल्स आर लायबिलिटी, तो कहीं उनकी ये सोच तो नहीं है, सो वो नहीं चाहते कि उनमें इन्वेस्ट करना, डाउरी दे के शादी कर देना। तो वहाँ की फैमिली सिस्टम कैसी है, वहाँ की नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड थिंकिंग कैसी है, वहाँ की फिर ये भी करता है डिपेंड वहाँ एजुकेशन सिस्टम क्या है। हमारे तो मॉडर्न फैमिली, बट वहाँ का एजुकेशन सिस्टम नहीं है, लड़के ज्यादा नहीं पढ़ पाते, तो ये सारी चीजें भी फोकस करता है। और इन सब चीजों को कंसिडर करके अगर हम उस चीज पे रिलेटेड अगर रिसर्च करते हैं तो हम उसके उन सारी चीजें फोकस करके ही हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। नेक्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन। In consideration and undertaking a research problem,
हम किसी रिसर्च प्रॉब्लम को देखते हैं और उस पर कंसीडर करते हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत नेसेसरी है. ऑब्जर्वेशन इज वेरी नेसेसरी. The collection of previous facts and current facts related to the problem lead to the formulation of good hypothesis. तो previous facts का हम कलेक्ट करते हैं ना, पास से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. तो प्रीवियस चीजों को देख के, फिर करंट फैक्ट्स को देख के एक दूसरे से रिलेट करते हैं, फिर जो है देखते हैं क्या डिफरेंसेस आ रही है, क्या सिमिलरिटीज आ रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. एक ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये चीजें जो है हम फोकस कर सकते हैं, इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है. तो फिर हम उसको ऑब्जर्व करके एक हाइपोथेसिस भी फॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट इज साइंटिफिक थ्योरी. Theory is capable in explaining all the facts relating to the problem. कोई भी अगर हम प्रॉब्लम देखें तो उससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरीज पढ़े होंगे, तो वो थ्योरीज के पढ़ने के बाद भी हम एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, क्योंकि वो चीजें जो है हमें फैक्ट्स को एक्सप्लेन करती है कि ये चीजें फैक्ट्स हैं. साइंटिफिक थ्योरी इज द फर्टाइल सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन. साइंटिफिक थ्योरी काफी हेल्प करता है, एक मतलब बेस्ट सोर्स है हाइपोथेसिस फॉर्म करने का. The theory which is used by a researcher may satisfy the needs of making it because theory explain the known facts. तो जो रिसर्चर यूज करते हैं थ्योरीज को, वो उनके नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं उनको बनाने के लिए, क्योंकि जो थ्योरीज होते हैं किसी भी चीज का थ्योरी है तो वो फैक्ट चीजें बताते हैं कि ये है, तो उसके बेस पे फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं. सो वन सेकंड, द प्रीवियस स्टडी, उसमें जो था प्रीवियस स्टडी हम सीख रहे थे. एंड द नेक्स्ट वन इज हम आवर प्रीवियस स्टडी, जो हम पढ़ चुके हैं पीछे. प्रीवियस स्टडी इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ डेवलपिंग अ कॉन्क्रीट हाइपोथेसिस. If a researcher uses previous knowledge about a phenomenon for a particular case, then another researcher followed his techniques and formulate his own. अगर एक रिसर्चर उस पे जो है कुछ काम कर सका, कुछ हाइपोथेसिस डेवलप कर गया है, तो रिसर्चर जो है उस प्रीवियस नॉलेज को यूज करके उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए फेनोमेनन जो भी चीजें घटित हुई हैं उनको यूज करके जो है अनदर रिसर्चर को जो है वो फॉलो करता है उस टेक्निक्स को और एक अपना हाइपोथेसिस भी डेवलप करता है. सो पास्ट के किसी रिसर्चर के द्वारा की गई कोई भी रिसर्च को यूज करके, उनके हाइपोथेसिस को यूज करके जो है अपना हाइपोथेसिस क्रिएट करना. जिसकी एग्जांपल दिया गया है, इंक्रीज इन फर्टिलाइजेशन एंड इरिगेशन लीड्स टू हायर प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर इन डिस्ट्रिक्ट एक्स. किसी ने ऑब्जर्व किया कि एक डिस्ट्रिक्ट है एक्स, उसमें जो है फर्टिलाइजर के और इरिगेशन के इंक्रीज से जो है प्रोडक्शन का इंक्रीज होता है. एग्रीकल्चर एक तरह का हाइपोथेसिस है. उसी के बेस पे अनदर रिसर्चर स्टडीज करते हैं अपने वर्क में और उसी को अप्लाई करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट वाई के लिए कि क्या ऐसा चीज हो रहा है. तो हम प्रीवियस किसी के किए हुए हाइपोथेसिस को भी यूज करके हम अपने स्टडी पे कर सकते हैं, वर्क हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूटी ऑफ रिसर्च. So the continuity of research in field itself constitutes important source of hypothesis. अगर हम कंटिन्यू रिसर्च करें किसी पर्टिकुलर फील्ड में डिफरेंट चीजों को लेके, तो वो खुद ही एक तरह का सोर्स बन जाता है आपको डिफरेंट हाइपोथेसिस को डेवलप करने के लिए. The rejection of some hypothesis leads to the formulation of new ones capable of explaining dependent variables in subsequent research on the same subject. अगर एक हम कंटिन्यू करते जैसे हमारा हाइपोथेसिस सही साबित नहीं होता है, फिर हम सेकेंड हाइपोथेसिस, जब वो हाइपोथेसिस हमारा सही नहीं होता है प्रूफ, तो फिर हम उसी के बेस पे दूसरा हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं. और वो जो है ताकि वो ज्यादा कैपेबल होता है एक्सप्लेन करने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल्स का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप का उस सब्जेक्ट पे. तो हमारा जो रिसर्च जो हम कंटिन्यू करते हैं वो भी कहीं ना कहीं एज अ सोर्स वर्क करता है हमारा हाइपोथेसिस डेवलप करने के लिए, फॉर्म करने के लिए. फिर नेक्स्ट इज एनालॉजीज. दिस आर अनदर रिसोर्सेज ऑफ यूजफुल हाइपोथेसिस. ये जो है एक अलग मतलब ये भी काफी मतलब यूजफुल सोर्स है. एक जूलियन हक्सले थी, उन्होंने बोला कि हैज पॉइंटेड आउट दैट कैजुअल ऑब्जर्वेशन कॉज एन इफेक्ट in nature or in the framework of another science may be fertile source of hypothesis. जो हम कैजुअल कि इसके कारण ये हुआ,
वो ऑब्जर्वेशन करते हैं नेचर में, तो एक फ्रेमवर्क करते हैं साइंस का, और कहीं ना कहीं एक हाइपोथेसिस को डेवलप करने के लिए एक सोर्स का काम करता है। जैसे एग्जांपल दिया गया, हाइपोथेसिस दैट सिमिलर ह्यूमन टाइप्स और एक्टिविटीज मे बी फाउंड इन सिमिलर जियोग्राफिकल रीजन केम फ्रॉम प्लांट टेक्नोलॉजी। तो हम एक हाइपोथेसिस माना गया कि एक जगह के पाए गए लोगों को जो है एक्टिविटीज जो है वो सेम हुआ ड्यू टू उनके जियोग्राफिकल एरिया के कारण। जैसे कि अगर माने कि जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ के लोगों की जो एक्टिविटीज होंगे वो सिमिलर होंगे। अगर अदर स्टेट यूपी बिहार की, दिल्ली की बात करें तो उन लोग का डिफरेंट, दिल्ली का थोड़ा अलग होगा, यूपी बिहार का अलग होगा, तो वो उनके ज्योग्राफिकल एरिया पे डिपेंड करे। तो एक तरह का कॉज एंड इफेक्ट बताया कि ज्योग्राफिकल एरिया के कारण जो है वहाँ के ह्यूमन की एक्टिविटी पे असर पड़ती है। सो एक ये हो गया। सेकेंड, सजेशन फ्रॉम अदर्स। हम अदर्स से भी सजेशन ले सकते हैं जिनका उस पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, तो उनसे हम अगर हम सजेस्ट लेंगे तो वो भी हमें कुछ कुछ चीजें बताएंगे कि हाँ आप ये चीजें देख सकते हो, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसका जो कंक्लूजन है, जैसा हाइपोथेसिस में ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। हाइपोथेसिस जो होता है वो बहुत सारे सोर्सेज से ऑरिजिनेट होते हैं इन आइसोलेशन और इन अ कॉम्बिनेशन विथ अनदर। जरूरी नहीं एक ही हाइपोथेसिस हो, एक से ज्यादा भी हो सकते, कंबाइंड फॉर्म में हो सकता है। However, in spite of this fertile source of hypothesis, it is not easy to formulate an usual or a workable hypothesis. तो इन सब सोर्सेज को यूज करके भी इतना नहीं, नॉट इजी नहीं होता है कि एक अच्छा यूजेबल और वर्केबल हाइपोथेसिस हम डेवलप कर पाए। इट इज ऑफन मोर डिफिकल्ट टू फाइंड एंड फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम देन टू सॉल्व इट। और फिर ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि उनको फाइंड करना और उनको फॉर्मुलेट करना प्रॉब्लम को, उनको सॉल्व करने के लिए। If a researcher succeed in formulating a hypothesis, अगर कोई रिसर्चर यहाँ तक पहुँच गया कि हाँ वो हाइपोथेसिस फॉर्म कर लिया, then she and he can assure that it is the half solve, वो आधा उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करा। While formulating a hypothesis, researcher has to keep reminding that she and he has to formulate tentative proposition. अगर वो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लिए तो रिसर्चर को ये चीज माइंड में रखना होगा कि ये टेंटेटिव प्रोपोजिशन होगा, सो इट बिकम अनयूजुअल इन सिस्टमेटिक। कहीं ना कहीं वो फिर अनयूजुअल हो जाए, फिर न्यू डेवलप करना पड़े। तो ये हमारे सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस थे कि हम कहाँ कहाँ से जो है हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं, उनके आइडियाज ले सकते हैं। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोज में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड देन अदर देन फिर स्टेप्स ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। सो हमारे साथ बने रहिए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एट कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू।